हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक एंड अप टिल लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल द टॉपिक जॉब वर्क। हमारा जो मॉड्यूल 1 है बेटा, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमने जो पढ़ा था क्लास में, इसका पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का पोर्शन था दैट इज रजिस्ट्रेशन के आगे के चैप्टर से। सो रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमारे मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसका रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा, जिसने भी अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और जिसके पास भी ये नोट्स नहीं है, डाउनलोड कर लो। वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, www.icaleague.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये नोट्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट रजिस्ट्रेशन। इसके पहले एक बार क्विक रिविजन हो जाए फटाफट सेक्शंस का। हमने सेक्शंस पढ़े थे सीजीएसटी एक्ट 2017 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में 100% काम आने कौन से हैं। सेक्शंस कोड करने जरूरी है बेटा, अच्छा प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए करना चाहिए। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 11 इज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, दिस हम लोगों को अभी भी पढ़ने का है। देन सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। सेक्शन 15 इंक्लूजन, यहाँ पे हमने पढ़ा वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने बेटा यहाँ पे पढ़ा सेक्शन 16 आईटीसी के चैप्टर में आ जाओ। सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 इज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ब्लॉक क्रेडिट। देन वी हैव स्टडीड सेक्शन 18 स्पेशल प्रोविजन, हमने पढ़े थे आईटीसी के रिस्पेक्ट में। देन सेक्शन 19 हमने जॉब वर्क के चैप्टर में पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या क्रेडिट ले सकता है अगर इनपुट और कैपिटल कुछ जॉब वर्कर को भेजा तो यस वहां पे ले सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। देन उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 20 विच वाज रिगार्डिंग व्हाट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड। बेटा आईटीसी चैप्टर तक के ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम में 100% काम आएंगे। ये सेक्शंस किसके, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शंस हैं। आईजीएसटी एक्ट का क्या कोई सेक्शन पढ़ा, हाँ अभी तक के सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी दैट इज लेवी ऑफ आईजीएसटी का सेक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, ये रिविजन हुआ हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, बढ़िया टॉपिक है रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, एग्जाम में मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आए, मार्क्स मत छोड़ना, बिल्कुल मार्क्स मत छोड़ना। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा था, क्विक रिवीजन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेटा, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ एनी लॉ इन द कंट्री। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर ही तो आप रिटर्न भरोगे, फिर ही आप पेमेंट्स करोगे, फिर सारी चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, ये सारी चीजें। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में बेटा पैन बेस्ड होता है। व्हाट डू मीन बाय पैन बेस्ड, पैन नंबर सबसे पहले आपके पास होना जरूरी है, पैन नंबर सबसे पहले होना आपके पास जरूरी है। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपने ध्यान दिया होगा तो किसी का जीएसटीआईएन नंबर देखोगे तो उसमें बीच के 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर होते हैं, पैन नंबर होते हैं। ठीक है, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, जनरल कंसेप्ट ये है वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। बट अभी ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है, ऑप्शन दिया है कि अगर एक स्टेट में एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी है तो आपके पास ऑप्शन है कि हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस का आप एक अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दिस इज एन ऑप्शन। पहले बिजनेस वर्टिकल था, अभी उन्होंने कर दिया बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मेरी एक ब्रांच पुणे में है, एक मुंबई में है, नागपुर में, तो मैं तीनों जगह के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, कोई मनाही नहीं है। अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। पर स्टेट रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, आपको स्टेट वाइज तो लेना ही पड़ेगा, बट स्टेट के अंदर अगर आपकी अलग अलग ब्रांचेस है तो उसके लिए आपको ऑप्शन है। ठीक है, सो अ बिजनेस एंटिटी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट, सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस लिख लो, यहाँ बिजनेस वर्टिकल नहीं आएगा। इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अभी हम डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन जीएसटीआईएन नंबर हमने पढ़ा, 15 डिजिट का नंबर होता है। एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग,
यूटी जीएसटी के लिए अलग, सो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंबल सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। देन हु इज द पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर, अगर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख, 20 लाख या 40 लाख जैसी भी जिसकी लिमिट है गुड सर्विसेज की, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में लिमिट है 10 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ी थी, 10 लाख रुपए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख रुपए। यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? कंपोजिशन स्कीम के अलग थे, यहां के स्पेशल कैटेगरी स्टेट अलग है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे MMT-N, MMT-N, MMT मतलब मेक माई ट्रिप डैश नो, एग्जाम तक कोई मेक माई ट्रिप घूमना फिरना सब बंद है। सो MMT-N जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इनके लिए लिमिट है बेटा 10 लाख, इनके लिए लिमिट है 10 लाख। ये देखो कौन है MMT-N? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पे M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नागालैंड। MMT-N इनके केस में, गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में भी लिमिट बेटा 10 लाख, लिमिट 10 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का है। देन जो पहले एक्ट में रजिस्टर्ड थे, मतलब जो एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। उनको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना ही पड़ेगा, उन्होंने माइग्रेट किया है, उसके बाद अगर उनकी लिमिट मैच नहीं होती तो वो यहाँ पे भले से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको कोई जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की, वो कैंसिल करवा सकते हैं। बट वंस यू हैव टू, एक बार तो आपको यहाँ जीएसटी में आना पड़ेगा, सर्विस टैक्स वाले, वैट वाले, एक्साइज वाले। अब फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स के टाइम उसका टर्नओवर 15 लाख था, अभी उसको 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है अदर स्टेट्स में, उसने रजिस्ट्रेशन लेने की जीएसटी में ऐसे जरूरत नहीं, बट पहले सर्विस टैक्स एसएससी है, वो सर्विस टैक्स नंबर उसके पास है, तो वंस उसको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना पड़ेगा। आफ्टर माइग्रेशन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, बट दोज हु वर रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर लॉ हैज टू कंपल्सरीली माइग्रेट टू जीएसटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ट्रांसफर हो गया मेरा बिजनेस, ट्रांसफर हो गया, उस केस में ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो जो ट्रांसफर है, जिसको मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया है, उसकी लायबिलिटी आती है यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की। इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ एन हाई कोर्ट, अमलगमेशन डीमर्जर के केस में बेटा क्या होगा? सो ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर अमलगमेशन डीमर्जर की बात होती है बेटा और हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो ट्रांसफर ही है उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की, उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की। यहाँ पे ट्रांसफरी को लायबल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है वो किस दिन से? जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है, जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है। तो अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो सर्टिफिकेट की डेट है उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अपन ने इसका जो सेक्शन 22 है वो प्लस एक नोटिफिकेशन था, वो यहाँ पे अपन ने सारा कुछ जितने अमेंडमेंट्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारा डिस्कशन किया था रेगुलर क्लास में। समरी हमारी उसकी क्या थी, किस में क्या लिमिट अप्लाई होती है? तो सबसे पहले लिमिट्स याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, लिमिट्स याद करनी है आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम में बेटा देखो जनरली कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन पे वेदर द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो एक एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे आपका होल्ड होना चाहिए, और सेकंड आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए, 20 लाख है या 40 लाख है या क्या, तो वो अपन यहाँ पे एक शॉर्टकट से याद करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे ये देखो 10 मिस हो गया है। सो स्टेट्स जिनकी लिमिट गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, जो भी सप्लायर ऑफ गुड हो वहां का या सर्विस हो, कौन से स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMT-N, मेक माई ट्रिप-N, यहाँ पे इनके लिए लिमिट क्या है बेटा? इनके लिए लिमिट यहाँ पे इन्होंने रख दी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। MMT-N के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिमिट की डिसाइड करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये है।
वहां जो हमने पढ़ा था tan-sum3 कहां कंपोजिशन स्कीम की 75 लाख की लिमिट, वो अलग हो गए, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन MMT-N आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनके यहाँ पे टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स या सर्विसेज कितना 10 लाख का देखा जाएगा, 10 लाख का देखा जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, मतलब वहां के सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, ये बेटा ये जो 6 स्टेट्स हैं, ये जो 6 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में लिमिट कितनी है 20 लाख गुड्स के केस में या सर्विस के केस में, गुड्स के केस में या सर्विस के केस में। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी टेक्निक हो जाएगी सैम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय एंड यहाँ पे टीपीयू, सैम टीपू आपकी यहाँ पे होगी मेमोरी टेक्निक। किसके लिए बेटा, किसके लिए कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट या गुड्स की भी और सर्विस के लिए भी, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी सैम डैश टीपू जो है आपकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पे तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड उत्तराखंड, सैम डैश टीपीयू इसमें 20 लाख की लिमिट है, MMT-N में 10 लाख की लिमिट है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स बच गए बेटा, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, यहाँ पे लिमिट है 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। बेटा यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था जिससे 40 लाख एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो किस किस स्टेट्स को अप्लाई होता है, वो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स। सर्विस सेक्टर के लिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स MMT-N के केस में 10 लाख है, बाकी सारे स्टेट्स के केस में 20 लाख की लिमिट है सर्विस सेक्टर के लिए। गुड्स के लिए क्या है, गुड्स के लिए बेटा सैम डैश टीपीयू के केस में तो 20 लाख की लिमिट है, और यहाँ पे बाकी के जो सारे स्टेट्स बचते हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, उन सबके में एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 लाख की लिमिट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 लाख की लिमिट है, और सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, अब ये क्योंकि रिविजनरी है बेटा तो अपन इतना ही कर पाएंगे, बाकी अपन ने क्लास में इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बट एक बार इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवाइज करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, निल रेटेड सप्लाई which is wholly exempt from tax and which includes non-taxable supply. That means what? That means बेटा नॉन टैक्सेबल में क्या आ जाता है, नॉन टैक्सेबल में PHMNA आइटम भी आ जाते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए PHMNA आइटम्स भी आएंगे। देन एक्सपोर्ट्स भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप सेम GST रजिस्ट्रेशन पे, अगर मैंने मेरी ब्रांच है, एक मेरी मुंबई में ब्रांच है, सेकंड मेरी सूरत में, तो मैंने जो सूरत वाली ब्रांच को सप्लाई किया इंटरस्टेट सप्लाई सेम पैन नंबर पे, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा। और इसमें से एक्सक्लूड क्या करेंगे हम, GST इसमें से एक्सक्लूड होगा, CGST, SGST, UTGST, IGST जो भी रहेगा, GST कंपनसेशन सेस, टैक्सेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच टैक्सेस पेएबल अंडर RCM। ऑब्वियसली यार मैंने इनवर्ट सप्लाई लॉयर की सर्विस ली, GTA की सर्विस ली, माना कि मुझे RCM में टैक्स पे करना है, बट इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों, यहाँ पे आउटपुट का देख रहे हैं यार, वो इनपुट है, माना मैंने टैक्स पे करना है, बट वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। यहां आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जितने अपन ने प्रॉब्लम्स किए थे बेटा एक बार प्रॉब्लम्स देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है सारे। नाउ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में जहां 20 लाख की और 10 लाख की लिमिट दी हुई है वो हमने पढ़ा था। फिर सेक्शन 23 आएगा, अभी हम पढ़ेंगे पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
एग्जेम्पशंस आए हुए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कुछ नोटिफिकेशंस मैंने यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन साथ में ले लिए ताकि आपको यहाँ रिलेट करके रहेगा तो अच्छे से समझेगा। तो इसमें यहाँ जो एक्सेप्शन में कुछ पार्ट है दैट आर द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन विच वेयर इश्यूड अंडर सेक्शन 23। ठीक है, सो अभी सबसे फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मींस यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। हाँ, माना कि आपका टर्नओवर नहीं है, 5 लाख रुपए ही आपका टर्नओवर, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में डाला। First is interstate supply. The moment you make an interstate supply, you are compulsorily required to take registration. The moment you make interstate supply, you are compulsorily required to take registration. मैंने मुंबई से सूरत माल भेजा, इंटरस्टेट सप्लाई किया 2 लाख रुपए का, खाली मेरा साल भर का टर्नओवर 2 लाख रुपए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ। क्यों? Because you have made an interstate supply which is given under section 24 compulsory registration. सो इंटरस्टेट सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शंस? कि नहीं, ठीक है, उनके केस में 20 लाख की, 10 लाख की जो भी लिमिट एप्लीकेबल है, 40 लाख की, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। देखते हैं क्या है। सर्विस सप्लायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख। सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट ने पहले तो बोल दिया इंटरस्टेट सप्लाई, फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी सर्विस वालों को, तो एक नोटिफिकेशन लाया गवर्नमेंट ने, बोला नहीं ठीक है चलेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो फिर आपको देखना है, अगर आपका वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख का हो रहा है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को एग्जेम्पशन दिया गया। सर्विस, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, मैंने मुंबई से कुछ कंसल्टेंसी सर्विस आपको गुजरात में दी, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर वो 20 लाख से ज्यादा जाएगा तो ही मुझे नॉर्मल 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इंटर स्टेट के हिसाब से मैं फॉल नहीं करती हूँ। गुड्स सप्लाई कर रही हूँ तो हाँ, भले गुड्स तो आपने 5,000 रुपए का सप्लाई किया है मुंबई से सूरत, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जाम्पशन जो हमने देखा वो किसका था? सर्विस सेक्टर का। देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच goods such supply to be computed on all India basis does not exceed 20 lakh and 10 lakhs in case of special category states, that is MMT-N। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया जाए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सर्विस सेक्टर को तो पूरा दे दिया, गुड्स सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया कि नहीं नहीं ठीक है, अगर आपकी लिमिट अगर 20 लाख होती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख, अदरवाइज नॉट। Secondly, person making interstate supply of notified product when made by craftsman if the aggregate value does not exceed 20 lakh, 10 lakh in case of specified category state MMT-N। तो क्राफ्ट्समैन यहाँ पे अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप नोटिफाइड प्रोडक्ट का जो कि क्राफ्ट्समैन बना रहे हैं और आपका एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में नहीं जरूरत है। तो यहाँ गुड सेक्टर में किसको और दिया? यहाँ क्राफ्ट्समैन को भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्राफ्ट्समैन, इनके केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड होता है तो ही इन्हें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है, इवन इफ दे आर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स माना मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया, बट अगर 20 लाख का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जाता है तो ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। सेम द केस इन क्राफ्ट्समैन, अदरवाइज नॉट। जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू बी रजिस्टर्ड to a registered person have been exempted from obtaining registration. However, nothing contained in this notification shall apply to a job worker जिसकी खुद की liability है रजिस्ट्रेशन की, या जो खुद voluntary registration में जाता है, ये हमने देखा था। और a person who is involved in making supply of service in relation to jewelry, goldsmith, silversmith, ये हमने जॉब वर्क का चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम भी देखा था कि जॉब वर्कर अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल और जॉब वर्क अलग अलग स्टेट में, तो भी क्या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो बेटा अगर एग्रीगेट टर्नओवर जॉब वर्कर का एक्सीड हो रहा है 20 लाख से तो ही जरूरत है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो फर्स्ट हमने इंटरस्टेट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट में एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? सर्विस सेक्टर को इंटरस्टेट में एग्जेम्पशन दिया हुआ है 20 लाख तक का, देन हैंडीक्राफ्ट्स को, देन क्राफ्ट्समैन को, और जॉब वर्कर्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे casual taxable person. What do you mean by casual taxable person? A person who occasionally undertakes a business at a place where he has no fixed place of establishment. That means what? कि for example मैं बॉम्बे से हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मनीष मल्होत्रा बॉम्बे से हैं, वो जाते हैं हैदराबाद एक एग्जीबिशन लगाने, वहां पे लहंगे बेचने वाले। ठीक है, तो अभी
Is he a registered person in Hyderabad? No. He is registered in Maharashtra, Mumbai. Yes. So वो person occasionally undertakes a business at a place where he has no fixed place of establishment. उनका कोई fixed establishment नहीं है हैदराबाद में, उन्होंने जाके वहां एग्जीबिशन लगाया. So for Hyderabad he is a casual taxable person and he has to take a registration as a casual taxable person even if threshold limit नहीं बढ़ती. क्यों? क्योंकि ये compulsory registration पढ़ रहे हैं. यहाँ casual taxable person को डाल दिया, यहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डाल दिया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. जिस स्टेट में जा रहे हो, एग्जीबिशन लगा रहे हो, जहां भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप वहां जाके कुछ सेल कर रहे हो, कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है भाई 90 डेज का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहां पे, बट आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सो इफ अ सीटीपी इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सिमिलर एग्जम्पशन यहाँ पे भी है कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है तो उसे 20 लाख और 10 लाख का एग्जम्पशन दिया हुआ है, और नोटिफाइड प्रोडक्ट अगर क्राफ्ट्समैन बना रहा है तो उस केस में भी 10 लाख और 20 लाख का एग्जम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी सिमिलर एग्जम्पशन है जो हमने देखे. देन पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज में अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 हमने पढ़ा था चैप्टर 3 लेवी वाले सेक्शन में. 95 में 3 केसेस थे, याद है आपको? एक जो कैब वाला केस था, हाउसकीपिंग वाला केसेस था, अकोमोडेशन होटल वाला केस था, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और जिन्हें नोटिफाइड है, अभी सिर्फ 3 ही लोगों को नोटिफाई किया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंडर. ठीक है. देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, यहाँ 51 में जैसे टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, यहाँ 51 में जिसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, मतलब कि कौन हो गए यहाँ पे सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्शन वाले, यहाँ पे उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेटा जो है बाहर से आके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, सो अ पर्सन हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, सो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडिया में सप्लाई इफेक्ट कर सकते हो. देन अ पर्सन supplying goods or services or both other than supply under section 95 through ECA who is required to collect tax under section 52. तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या बोल दिया कि भाई जो लोग गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं ECO के थ्रू, उन सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उन सबको रजिस्ट्रेशन है. उससे भी पहले चलो यहाँ पे हम देखते हैं जो 10th पॉइंट है, एवरी ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52. तो जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, नाइका हो गए, ये जो सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनको भी TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 52, उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. देन वी कम टू द 7th पॉइंट कि भाई जो लोग सप्लाई कर रहे हैं क्या गुड्स या सर्विसेज ECO के प्लेटफॉर्म से, उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत आ गई. बट ये दिक्कत दे रहा था थोड़ा सा पॉइंट, कि भाई ये किसकी बात कर रहा है? ये उनकी बात कर रहा है कि भाई जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि मैं किसी ECO के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, जिस ECO की लायबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, तो उस केस में मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके प्लेटफॉर्म से गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रही हूँ. बट फिर एक एक्सेप्शन आया और उसने बोला पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs एंड 10 lakhs इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड. क्योंकि यार बड़ी हार्डशिप हो रही थी आजकल, तो यार छोटे छोटे लोग भी हैं जो घर में भी हाउसवाइफ्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीजें सप्लाई कर लेते हैं. तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो दिन में साल भर में 1-2 लाख रुपए का छोटा मोटा काम कर रहा है ECO के थ्रू, फिर भी आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो. तो इसलिए ये एक्सेप्शन आया कि ठीक है, जो लोग ECO से सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जरूरत है तभी जब उनके एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा. अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन लाइक एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट्स को बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट्स अपॉइंट करके रखे होंगे, तो उस केस में उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेने कंपलसरी है. देन ISD whether or not separately registered under this act, बेटा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, एज आई टोल्ड यू इन द ITC चैप्टर ऑल्सो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है. मतलब सेम स्टेट में मेरा यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे ISD है, यूनिट है, और मेरा नागपुर में ही, पुणे में ही बाकी की ब्रांचेस है, बट ISD को उसका खुद का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वो उससे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी सारी ब्रांचेस को. देन
एवरी ईसीओ हमने देख लिया। सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय OIDR? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज के जो भी सप्लायर है, जो भी ये सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, उनको बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई और करेगी और लोग जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लायबल टू टैक्स। मैंने आइटम्स, जो लोग ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जिसको नॉन टैक्सेबल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, आप उसमें टोटल मेरा काम ही वो है, इसमें तो टैक्स लगता ही नहीं है, क्या के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा। हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई थोड़ा तो मैं पेट्रोल सप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा मैं ऐसा कोई टैक्सेबल गुड्स कर रही हूँ, तो उस केस में वो एग्रीगेट टर्नओवर में पेट्रोल को भी ले लेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में। बट एक्सक्लूसिवली मेरा पेट्रोल का ही काम है, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर तो क्या ही काम है, ना ITC देना है, ना आउटपुट टैक्स लेना, नहीं, जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन, जरूरत ही नहीं। तो जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या टोटली मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया मेरा प्रोडक्ट, तो उस केस में भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो एग्रीकल्चरिस्ट को भी बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगी हमारे रेगुलर नोट्स के पार्ट में, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन देखी थी बेटा, मीन्स एन इंडिविजुअल या HUF, सिर्फ इंडिविजुअल या HUF को बोला, कंपनी विल नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, टी कॉफी कंपनीज बेनिफिट नहीं ले सकती इसका। तो इट मीन्स एन इंडिविजुअल HUF हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड by own labor or by the labor of family or by the servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision of any member of the family। तो जो इंडिविजुअल या HUF है जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करा रहा है खुद के लेबर रख के, फैमिलीज के लेबर के, या किसी को वेजेस दे करके, बट यहाँ पे खुद सुपरवाइज कर रहा है और सारा कुछ काम करवा रहा है, तो उस केस में इन्हें ही एग्रीकल्चरिस्ट बोला। कंपनी कभी नहीं हो सकती, कंपनी फर्म्स कभी यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकती, तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिए। सो एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये स्पेसिफाइड कैटेगरी जैसा मैंने बताया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हमने जो एग्जेम्पशंस पढ़े वो नोटिफाई हुए, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला, क्राफ्ट्समैन वाला, ई-कॉम के थ्रू जो सप्लाई कर रहा है जिसका 20 लाख तक जा रहा है, तो ये सारे एग्जेम्पशंस आए इसी सेक्शन, ये सेक्शन 23 है, ये सेक्शन 23 है, इसके अंडर ही वो एग्जेम्पशंस आए हैं, स्पेशल कैटेगरी नोटिफाइड लास्ट पॉइंट में, और वो हमने वहां पे पढ़ लिया क्योंकि हमको इजीली वहां पे पॉइंट टू पॉइंट हमने रिलेट कर लिया। ठीक है, तो सेक्शन 23 हमारा यहाँ पे होता है। अब कोई छोटी मोटी चीजें हैं, यहां तक का पार्ट बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जो है छोटा मोटा सा चीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, सो आप कब अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए? बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहां आप लायबल हो, कितने दिनों में? 30 days फ्रॉम द डे बिकम यू लायबल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है, 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सो 20 लाख जिस दिन क्रॉस हुआ, फॉर एग्जांपल 25 जनवरी को क्रॉस हुआ, तो विद इन 30 days 25 फरवरी तक के आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। नहीं लिया तो क्या होगा वो मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो नॉर्मली जो सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, या मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन गया, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट में अगर मैं आता हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कभी लेना है? जब भी वो इवेंट हुआ, टर्नओवर क्रॉस हुआ या वो इवेंट हुआ उसके 30 days के अंदर। पर अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, तो उस केस में इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच इज सो लायबल 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो उस केस में बेटा 5 दिन पहले, मैंने शायद गलती से यहाँ पे इसके पहले वाले 30 days वाले पॉइंट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला, वैसा नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको 5 दिन पहले लेना पड़ता है। उनका 90 days का लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होता है, उनको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, पहले एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाल के एडवांस पेमेंट टैक्स का करना है उनको, और उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। जहां पे भी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है उनका 90 days का, फिर उनको रिटर्न फाइल करना है,
जैसे ही उनका वहां पे एग्जीबिशन या जो भी काम बिजनेस के लिए वो गए थे वो कंप्लीट हो जाता है। सो ठीक है। देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, यू आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट यू गेट योरसेल्फ लाइबल, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली। तो आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्यों करेगा कोई किसी को, फॉर एग्जाम्पल वो सप्लाई चेन में कहीं बीच में डीलर है और पहले जो मैन्युफैक्चरर जिससे खरीद रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, आगे के जो उसके पार्टीज हैं वो भी रजिस्टर्ड है, तो बीच में ही डोंट वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ आईटीसी, तो उस केस में वो यहाँ पे कर सकता है। या आपके सप्लायर ने बोला है, रिसिपिएंट ने बोला है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप करवा सकते हो। यूआईएन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू सम नोटिफाइड एजेंसी of United Nation Organization, Multinational Financial Institute and other organization, a UIN number उनको issue होता है। अब now this is very important, effective date of registration, very very important. What does this mean? आपका effective date registration का क्या रहेगा? आपका effective date registration का क्या रहेगा? So application submitted within 30 days of the applicant becoming liable for registration. आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन दे दी, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां 30th नवंबर को आप हो गए लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, 30th नवंबर को आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन थे, आपने रजिस्ट्रेशन मतलब आपका टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 20 लाख क्रॉस हुआ 30 नवंबर को, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था, हाँ बिल्कुल लेना था। आपने क्या किया, 5th दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 5th दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा क्या होगा यहाँ पे? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 30th नवंबर, 30th नवंबर द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब इस दिन से आप सारे जो बिल्स आएंगे सबके आईटीसी ले सकते हो जिस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेंट बिकमिंग रजिस्ट्रेशन। अब आपने दिखाया आलस और आपने क्या किया, 5 फरवरी को रजिस्ट्रेशन लिया, आप 30th नवंबर को लाइबल हो गए थे, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया 2 महीने, आपने 5 फरवरी को आपको याद आया, 5 फरवरी को आपने रजिस्ट्रेशन लिया। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पता है क्या होगा? 5 फरवरी को तो आपने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया 8 फरवरी को, आप लेट हो पर गवर्नमेंट फटाफट काम करती है, गवर्नमेंट ने 8 फरवरी को आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस यू मेक्स डिले आफ्टर 30 डेज देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव डेट है। आपका इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब 8 फेब, मतलब इसके बाद के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिल्स मिलेंगे, इसके बाद आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, इसके पहले के जितने बिल्स आएंगे उसका आईटीसी गया। अब आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैम टैक्स भी तो उसके बाद ही पे करूंगा इफेक्टिव डेट से, नहीं बेटा, टैक्स इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। टैक्स पे करने की लाइबिलिटी तो दोनों केस में 30 नवंबर से आ जाती है, किसी भी केस में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी तो 30 नवंबर से आती है, पर आईटीसी आप कब से ले सकते हो? इफेक्टिव डेट से ही ले सकते हो, उसी दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन कहला सकते हो, और आईटीसी के प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम इज कि रजिस्ट्रेशन अगर 30 डेज के अंदर अंदर हमने ले लिया तो डेट ऑफ ग्रांट, यहाँ पे डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट फ्रॉम विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने 30 डेज के बाद किया तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन बेटा? तो अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। यहाँ पे आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। अगर आपका इफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज अंडर नॉर्मल लेवी देन नो अदर प्लेस कैन बी अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये हमने पढ़ा था। कंपोजिशन में भी या तो सब कंपोजिशन में रहेंगे या सारे के सारे बाहर रहेंगे, ठीक है, या सारे नॉर्मल में रहेंगे या कंपोजिशन में रहेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि मेरी सूरत वाली ब्रांच कंपोजिशन में, बॉम्बे वाली ब्रांच नॉर्मल में, ऐसा नहीं चलेगा। एंड ये बेटा अमेंडमेंट भी है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पहले यहाँ पे जब जीएसटी आया था तब बिजनेस वर्टिकल हुआ करता था, अभी बिजनेस वर्टिकल का कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपका, मेरा मतलब यही सेम सीए का ही ऑफिस मुंबई में है, सेम नागपुर में है, सेम पुणे में है, सेम औरंगाबाद में, तो मैं चारों जगह के लिए 4 अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, दैट इज अलाउड। नाउ सुमोटो रजिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सुमोटो रजिस्ट्रेशन? आपसे सुमोटो नहीं, ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कब करेगा ऑफिसर? अब वो सर्वे में आया, देखा अरे भाई 5 करोड़ की सेल 1 महीने में, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, हर तरीके से टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो गई है, तो उस केस में
ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वेयर परसुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, the proper officer finds that a person liable to be registered under this act has failed to apply for registration. आप अप्लाई नहीं किया आपने, such officer may register the said person on temporary basis and issue the order in the prescribed form. तो वहां पे वो पर्सन आपको रजिस्टर कर सकता है। SEZ to apply for separate registration as distinct from the place of business located outside SEZ. तो यहाँ पे अगर मेरा एक SEZ का यूनिट मुंबई में अंधेरी में सीब्स में है और मैं मुंबई में अंधेरी में ही रहती हूँ, तो उस केस में मेरा ऑफिस मुंबई अंधेरी में ही है, तो मुझे दोनों जगह के लिए, अंधेरी के लिए जो मेरा ऑफिस है उसके लिए, अंधेरी वेस्ट के लिए प्लस अंधेरी ईस्ट में मेरा एक SEZ में ऑफिस है, तो वो सब दोनों जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो SEZ में जो यूनिट है बेटा उसे अलग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम एक चार्ट से देखेंगे, जिसको भी भाई रजिस्ट्रेशन लेना होता है, चाहे सेक्शन 22 के हिसाब से वो ले, चाहे सेक्शन 24 के हिसाब से ले, चाहे वो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले, उसे रजिस्ट्रेशन लेने के पहले क्या करना पड़ता है, अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पार्ट ए ऑफ जीएसटी REG 01 में देना होता है जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। उसके बाद क्या होता है भाई, पैन नंबर जो हमारा मैम वैलिडेट होता है CBDT का डेटाबेस से, पैन नंबर वैलिडेट होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई होता है किससे, OTP से, वन टाइम पासवर्ड से। ठीक है, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो वैलिडेट हो गया। उसके बाद एक नंबर जनरेट होता है, TRN, व्हाट इज द फुल फॉर्म, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और कम्युनिकेट होता है किसको, एप्लीकेंट को। कहां पे, उसके वैलिडेटेड मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे, उसके वैलिडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे। TRN यूज करके एप्लीकेंट को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी है उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी है एप्लीकेशन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में along with specified documents at the common portal after undergoing what आधार authentication for grant of registration में। तो उसे क्या करनी भाई, TRN मिला, उससे उसे सारी एप्लीकेशन बाकी की जो है वो फिल करी, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने करे और सबमिट करी उसकी एप्लीकेशन। कहां, कॉमन पोर्टल में www.gst.gov.in में। Where an applicant other than a person notified under section 25(6)D, हम 25(6)D देखेंगे जिन लोगों को एग्जेम्पशन है बेटा आधार ऑथेंटिकेशन से। तो उसके अलावा के जो बाकी के एप्लीकेंट है जो कि ऑप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, those who are opting for authentication of Aadhaar number shall, while submitting the application under sub rule 4 with effect from this date, undergo authentication of Aadhaar number। उनको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है। एंड द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी, और उस केस में डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जिस दिन एक्चुअली ऑथेंटिकेट किया उसने आधार नंबर वो, या 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी है। भाई मैंने क्या किया, ऑप्ट किया कि मैं आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूं, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, तो जिस दिन मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया वो ले लेंगे, या 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन सबमिट की उसके 15 दिन के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। किस केस की बात हो रही है, जहां पे आपने ऑप्ट किया है। ये क्या चीज है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मैम अब ये क्यों रेलेवेंट है, आगे देखेंगे बेटा। नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से काउंट होता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो व्हाट इट इज, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज व्हाट, अर्लियर। अब आपने पार्ट ए फिल कर दिया, पार्ट बी फिल कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दी। एप्लीकेशन सबमिट करते ही आपको क्या आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। On receipt of application, an acknowledgement in prescribed form shall be issued to applicant electronically. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है, जो कि अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको TRN क्यों मिलता है, उसको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। किसका, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का। कहां पे, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में करेगा और एक्नॉलेजमेंट उसको इशू किया जाएगा, उस डिपॉजिट मिलने का एक्नॉलेजमेंट उसे मिलेगा। एप्लीकेशन क्यों किसे फॉरवर्ड करनी है, एक प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके आगे की जो प्रोसीजर है सेकंड वाले पेज में आई है, वहां पे डायग्राम में दी हुई है। ऑफिसर क्या करेगा भाई, ऑफिसर के पास आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, एप्लीकेशन पहुंची, उसने क्या करना है, एग्जामिन करना है एप्लीकेशन को और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसे एग्जामिन करना है। अगर वो सब कुछ सही है, तो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कौन सा है, GST REG 06।
एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, एप्लीकेशन सही है, तो ऑफिसर को क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रांट करना है एप्लीकेशन का। क्या करेगा वो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्हाट इज द फॉर्म, जीएसटी REG 06। सारे फॉर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई 1-2 याद रख सकते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन बरोबर नहीं लगी, ऑफिसर को कुछ इंफॉर्मेशन कम लगी यहाँ पे, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट कम लगा, या उसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा? नहीं नहीं, क्या करेगा वो नोटिस इशू करेगा। कितने दिन में? 7 days फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट, देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को एक नोटिस देगा 7 दिन के अंदर अंदर कि भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। Notice may be issued not later than 30 days from application submission date in case person fails to undergo Aadhaar authentication or does not opt for Aadhaar authentication or officer deems it fit to carry out physical verification of place of business। देखो, दो ही पॉसिबिलिटी है आधार ऑथेंटिकेशन के केस में, या तो यू विल ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन या यू विल नॉट ऑप्ट, ठीक है, या तो आप बोलोगे मैं आधार ऑथेंटिकेशन कर रहा हूं, या तो आप बोलोगे नहीं कर रहा हूं। अगर ऑप्ट कर रहे हो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि आपका सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, या यू फेल्स टू डू। आपने बोला था मैं करूंगा और आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, आपने ऑप्ट किया था एंड यू फेल टू डू। डज नॉट ऑप्ट के केस में तो बात ही खत्म हो गई, डज नॉट ऑप्ट के केस में तो बात ही खत्म हो गई, आप आधार ऑथेंटिकेशन कर ही नहीं रहे हो। तो किसकी बात हो रही है यहां पे, अगर आपने ऑप्ट किया और आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो उस केस में नोटिस का टाइम लिमिट क्या है, 7 days। बट इफ यू फेल टू डू या यू डज नॉट ऑप्ट, उस केस में नोटिस आपकी कब तक इशू की जा सकती है, 30 days। ये देखो, इन केस मेरा पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या यू फेल टू डू, या यू डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन है, या ऑफिसर को ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है फिजिकल वेरिफिकेशन करना, उस केस में नोटिस इशू कर सकते हैं 30 days के अंदर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस, 30 days। इफ द एप्लीकेंट इज फर्निश द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन 7 working days, आपसे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाया, दोनों में से कोई भी केस में, ऑप्ट वाला और डज नॉट ऑप्ट वाला, फेल हो रहा है, जो भी है, आपसे क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाया, उसने जो भी नोटिस का पीरियड है उसके, तो क्या हो जाएगा, 7 days के अंदर अंदर आपने क्या कर देना है, दे देना है। और अगर दे दिया तो और ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, नहीं है ऑफिसर सेटिस्फाइड तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। अगर ऑफिसर ने टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा भाई, इट विल बी डीम टू बी अप्रूव्ड, आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डीम टू बी अप्रूव्ड। तो ऑफिसर, इफ द ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन 7 working days में, कब से, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ व्हाट, सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन और एग्जेम्पशन फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, या 30 days के अंदर अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वेयर यू फेल टू डू अंडर आधार ऑथेंटिकेशन, या यू डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन, या ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, या 7 working days कब से, जब उसको क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मिलते तब से 7 working days। तो ये यहाँ पे 7 days में या 30 days में या 7 days में ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया तो भाई क्या, your application will be deemed to have been approved, आपकी एप्लीकेशन will be deemed to be approved, ठीक है। सो ये हुआ हमारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, हमने भी इसके पहले जो चार्ट देखा इसमें आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब कुछ 2-3 महीने बाद कुछ चेंज होता है, हो सकता है आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, हो सकता है आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट 2 टाइप का होता है, एक अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स और एक अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। ये सब आई एम प्रिटी श्योर आप सीए फाइनल वाले हो, आपने देखा ही होगा। परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड इफ चेंज रिलेटेड टू द कोर फील्ड, कोर फील्ड का चेंज है तो ऑफिसर का परमिशन लगता है, अदरवाइज तो आपने जैसे ही सबमिट किया, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, ये चेंज किया तो ये जस्ट आपने सबमिट किया और यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो अगर it is related to legal name of business, address of principal place of business, addition, deletion, retirement of partner, director, कर्ता, managing committee, board of trustee, chief executive officer or equivalent responsible for day-to-day affairs of the business. So change of such particulars shall be applicable for all registration of a registered person obtained under the provision of the same PAN. तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आपको चेंज करने हैं तो इन सारे रजिस्ट्रेशन चेंज में आपको यहाँ पे ऑफिसर की परमिशन लगती है और ये सारे पैन नंबर को एप्लीकेबल होगा, जितने भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जितने पैन नंबर है उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा।
सॉरी एक पैन पे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन थे उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। चेंज डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ बेटा, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि चेंज मतलब कैंसिलेशन हो रहा है, पुराना रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। बेटा इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट, इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट। अब प्रोसेस है यहाँ पे, इस पे कभी कभार अगर शॉर्ट नोट आ जाए या कुछ एमसीक्यू में पहुंच जाए तो ये आप सिर्फ फ्लो चार्ट से ही आपका काम हो जाएगा, इसमें इतना ही पढ़ना है। रेगुलर बुक्स में अपन ने थेरेटिकल पार्ट भी दिया था, बट यहाँ पे अपन ने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या यूआईएन होल्डर है उसको सबमिट करना है एप्लीकेशन विद इन द 15 डेज ऑफ चेंज। कोई भी चेंज अगर हो रहा है, लीगल नेम चेंज कर रहे हो आप, यहाँ पे पार्टनर्स आपके रिटायर हो रहे हैं, नए पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, तो आपको कितने दिन में इन्फॉर्म करना है जीएसटी पोर्टल में? 15 दिन। जब भी चेंज हुआ उसके 15 दिन में आपको इन्फॉर्म करना है। जीएसटी कॉमन पोर्टल में कोर एरिया से रिलेटेड है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, नॉन कोर एरिया से है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली अमेंड हो जाएगा, इमीडिएटली आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। अब अगर कोर एरिया से है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर को सब सही लगा तो 15 दिन में वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अमेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस सर्व करेगा दैट व्हाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। If the registered person replies to the notice within 7 working days, आपको जैसे ऑफिसर ने नोटिस दी, आपने 7 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, वापस से आपके रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्टरी रहा, तो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस आपको रिप्लाई करना है और आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हो, या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपने सही रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 7 डेज और 15 डेज, देन इट वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, कुछ खास नहीं है, एक बार बस फ्लो चार्ट है, आप लोगों को देख लेने का, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के दिन अपन सेक्शन 22, 23, 24 भी पढ़ा तो सफिशिएंट है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कौन होते हैं ये भी हमने देखा था। a person who has a registered place in some or business in some state in India but wants to effect supply from other place in India and he has not a fixed establishment, then उसे उस state के लिए casual taxable person बोलते हैं। and a non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, और उसके लिए उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अब इन दोनों के लिए कुछ कॉमन प्रोविजन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 90 डेज का है एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का उनको करना रहेगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। 90 डेज है प्लस फर्दर एक्सटेंशन उनका 90 डेज का और हो सकता है, बट उसके लिए जो भी और टैक्स है उनको एस्टिमेट करके पे करना रहेगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली ये पार्ट होना चाहिए, आगे आ गया। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन कोर इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, द टैक्सेबल पर्सन शैल बी एबल टू मेक अमेंडमेंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक अप्रूवल। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, वो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वहां पे सबमिट करोगे वो चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ चेंज फॉर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, स्टेट, और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। The taxable person has to apply for amendment within 15 days. The proper officer then will approve the amendment within next 15 days. For other changes like name of day-to-day functionary, email ID, mobile number, no approval is required and the amendment will be affected by the taxable person on his own name on the common portal. ये हमने already discuss कर लिया। नेक्स्ट, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन कौन कर सकता है भाई? ऑफिसर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कब एप्लीकेशन करोगे? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर हो गया, डिसकंटिन्यूंस हो गया बिजनेस का, डिसकंटिन्यूंस ऑफ बिजनेस, फुल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीजन, डेथ हो गई प्रोप्राइटर की, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, डिस्पोजल हो गया बिजनेस का, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो गया तो उस केस में क्या हो गया भाई? यू आर नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो उस केस में क्या होगा? इनमें से किसी भी केस पे आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। और जितने टाइम आपका यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है आपने, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग आपका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? सस्पेंडेड। सो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। कैंसिलेशन के अर्लियर डेट से भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कॉन्ट्रावेंशन किया आपने जीएसटी लॉ का, प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन विच मेक अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, जैसे कि क्या किया है आपने भाई? यहाँ पे रूल 21 में दिया हुआ है कि आपने
नहीं बिजनेस किया, कहां से, जो आपने डिक्लेयर करी है प्लेस वहां से, आपने इश्यू कर दी इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वायलेट किया आपने एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन 171, वायलेट किया आपने रूल 10A हम अभी पढ़े जो, वायलेट किया आपने प्रोविजंस रूल 10A का जो हम अभी पढ़ेंगे, वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी, आपने सेक्शन 16 के हिसाब से आईटीसी नहीं लिया, मिसमैच आ गया आपके जीएसटीआर 1 में 3B में, या वायलेट किया आपने रूल 86B प्रोविजंस, आपने इसमें से कुछ वायलेशन किया, कॉन्ट्रावेंट किया प्रोविजंस, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जाएगा, कैंसिलेशन की कैंसिल किया जाएगा। आप कंपोजिट डीलर हो, आपने रिटर्न नहीं फर्निश किया 3 टैक्स पीरियड तक के, अदर डीलर्स हो आपने रिटर्न नहीं फर्निश किया 6 मंथ्स तक, आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था, आपने बिजनेस नहीं शुरू किया 6 महीने तक, रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, तो ऑफिसर क्या कर देगा भाई, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इन सभी केसेस में ऑफिसर क्या कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, ऑफिसर के पास पावर है। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन जब भी कैंसिल होगा तो व्हाट यू हैव टू, आईटीसी का क्या होगा, यू हैव टू pay ITC of inputs in stock contained in semi-finished goods or finished goods or capital goods or plant or machinery or output tax whichever is higher. In case of capital goods, pay either ITC less specific percentage or tax or transaction value whichever is higher. This we have already studied. हमने यहाँ पे ITC के चैप्टर में हमने already समझा था। Cancellation of registration shall not affect the taxable liability of taxable person for the period prior to cancellation to pay tax or other dues to discharge any obligation irrespective of time of determination either before or after cancellation। तो cancellation आपका किया गया है, उस केस में आपकी liability यहाँ पे खत्म नहीं होती, prior to cancellation की liability आपकी खत्म नहीं होती। आपने इस महीने cancellation अप्लाई किया, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी आप रजिस्टर्ड पर्सन थे उस टाइम की आपकी liability रहेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव। वो जो मैंने डिटरमाइन किया वो कब किया, बिफोर आफ्टर कैंसिलेशन, कभी भी डिटरमाइन किया ऑफिसर ने फॉर एग्जांपल, उसे फर्क नहीं पड़ता, बट यू विल बी लायबल, यू विल बी लायबल। अब सस्पेंशन आपका कब से इफेक्टिव रहेगा, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ही अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने खुद ही अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, तो जब मैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर, जिस दिन मैंने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए या जिस दिन मैंने बताया कि भाई इस दिन से मेरा यहाँ पे कैंसिलेशन कर दीजिए, विच एवर इज लेटर पेंडिंग द कंप्लीशन प्रोसीडिंग्स, मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन उस डेट से इफेक्टिव कैंसिल यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। कैंसिलेशन जब डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट देन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट फ्रॉम टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, जो यहाँ पे ऑफिसर डिटरमाइन करेगा उस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, उस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। जब ऑफिसर ने आपके यहाँ पे रिटर्न कंपेयर किया कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न कंपेयर किया 3B विद GSTR 1 या 3B विद GSTR 2A, इससे कंपेयर करने में ऑफिसर को यहाँ पता चला कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा एनोमलीज है, जिससे कि इसने कॉन्ट्रावेंट किया है प्रोविजंस का, यहाँ पे बहुत ज्यादा आईटीसी ले लिया, आउटपुट कम बताया है, कोई भी चीज हो सकती है दोनों में से, जीएसटीआर 1 से कंपेयर करे 2A से कंपेयर करे, उसे पता चला कि नहीं इसने बहुत गड़बड़ की है, बहुत डिफरेंसेस है, बहुत एनोमलीज है, जिसके कारण क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है इसका रजिस्ट्रेशन, तो उसका रजिस्ट्रेशन तब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे नोटिस इश्यू करी जाएगी कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज, और उसे पूछा जाएगा भाई आओ बताओ आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना करें। ठीक है, अब जिनका भी यहाँ पे इस टाइम पे इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया ऑफिसर ने, जिसका भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है उसने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी। व्हाट डू मीन बाय यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन उसने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी। मैम सेल ही नहीं करेगा, बिजनेस बंद करेगा, भाई साहब ऐसा है नहीं, टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है मतलब कि भाई कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है और उस पर कोई टैक्स उसने कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, बिजनेस जैसा कर रहा था वो अपना करते रहेगा और उसको कोई रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन उसे कोई रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं। रिवाइज टैक्स इनवॉइस जो फर्स्ट रिटर्न रहेगा वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन के यहाँ पे अप्लाई होगा। जहां पे कैंसिलेशन डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है एंड रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हुआ है तो उस पर्सन को उस केस में उस टाइम पे यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और सस्पेंशन आपका रिवोक कब हो जाएगा, जैसे ही आपकी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी आपका सस्पेंशन यहाँ पे रिवोक हो जाएगा। रिवोकेशन आपका इफेक्टिव कौन सी डेट से होगा, फ्रॉम द डेट on which suspension has to come, revocation effective from the date on which suspension had to come into effect। suspension आपका revoke करेगा प्रॉपर ऑफिसर कभी भी कर सकता है, इवन बिफोर और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, ये ऑफिसर को पावर दिया हुआ है, ऑफिसर को पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमारे किसके हुए, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन।
आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, किसने? प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन। तो क्या रजिस्टर्ड पर्सन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल। क्या टाइम लिमिट है देखेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, किसने? प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। वो क्या कर सकता है? सबमिट कर सकता है एक एप्लीकेशन, किसकी? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। कितने दिन के अंदर? 30 डेज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है। और विद इन सच टाइम एज एक्सटेंडेड बाय, यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को पावर दिया है, मैक्सिमम और 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड कमिश्नर और 30 डेज के लिए कर सकता है। कमिश्नर और 30 डेज के लिए कर सकता है। डायग्राम से देखेंगे। रिवोकेशन कब कर सकते हो भाई? सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। यहां पे क्या हुआ आपका? सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो रिवोकेशन के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 30 डेज के लिए। उसके भी आगे एक्सटेंड करना है तो पावर दिया है कमिश्नर, और फर्दर 30 डेज के लिए कर सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड मतलब क्या है? यहाँ पे नॉर्मल टाइम लिमिट 30 डेज प्लस असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर और 30 डेज, कमिश्नर और 30 डेज, तो टोटल 90 डेज तक के क्या हो सकती है? यहाँ रिवोकेशन की एप्लीकेशन हो सकती है, प्रोवाइडेड एक्सटेंशन मिला हो। आपने एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद क्या होगा? या तो रिवोक होगा या रिजेक्ट होगा। ऑफिसर को लगता है सब बरोबर है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिवोक कर सकता है। चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट बिफोर रिजेक्टिंग उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बिफोर रिजेक्टिंग ऑब्वियसली इशू करना पड़ेगा शो कॉज नोटिस फर्स्ट। सेकेंड, एप्लीकेंट को फर्निश करना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन देगा एप्लीकेंट कितने दिन में? 7 वर्किंग डेज ऑफ द सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस। 7 वर्किंग डेज शो कॉज नोटिस मिलने के बाद, सर्विस होने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एप्लीकेंट क्या देगा भाई? क्लैरिफिकेशन देगा। उसके बाद ऑफिसर के पास क्लैरिफिकेशन आया, ऑफिसर को क्या करना है? डिस्पोज करेगा भाई एप्लीकेशन। और क्या करेगा? कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर उसने डिस्पोज करनी है एप्लीकेशन। डिस्पोज मतलब ऑब्वियसली या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो क्या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। उसकी टाइम लिमिट्स दी हुई है। जब ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है उस टाइम पे आप रिवोकेशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स मे बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जब हम पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे उसी टाइम पे बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे हमको देनी पड़ती थी। अभी क्या बात हुई है? अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट हैज एन ऑप्शन टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मच टाइम? बेटा 45 डेज के अंदर अंदर उसने क्या करना है? यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो दे सकता है। फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। या 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस चैप्टर, आधार ई-केवाईसी बेस्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस किया गया नए एप्लीकेंट के लिए। उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पुराने एप्लीकेंट्स को भी आधार ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज उनका यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले लास्ट पॉइंट में आएंगे, किसको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं, कौन एग्जेम्प्ट है आधार ऑथेंटिकेशन से? जो पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है भाई, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन की। डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लोकल अथॉरिटी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्टैच्यूटरी बॉडी को नहीं है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नहीं है, या जो पर्सन अप्लाई कर रहा है यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो ये लोग कौन है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है? दीज आर द पर्सन हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन द प्रोसीजर इज येट टू बी नोटिफाइड। अभी तक नोटिफाई नहीं करिए। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट बीइंग इंडिविजुअल या आधार ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट बीइंग अदर देन इंडिविजुअल, इन दोनों को भी क्या करना है? यहाँ पे कैरो लगा लो। While submission of application for registration and applicant shall undergo आधार ऑथेंटिकेशन, इन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन करता है तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हमारी क्या रहेगी? जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन करता है, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, इफ ही फेल्स टू डू और ही डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में ऑफिसर उसको नोटिस कितने दिन में दे सकता है? 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
और रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट किया जाएगा? ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑफिसर आएगा भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का इन प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या की जाएगी? सबमिट की जाएगी विद इन 15 डेज ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर हमने पढ़ा। नेक्स्ट रूल 10B, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। कब? 1/4/2021 को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे उन्हें क्या बोला भाई? आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, बट उनकी डेट नोटिफाई अभी तक नहीं करी है। ये हमने पढ़ा था, आपको याद है? उनकी डेट नॉट येट नोटिफाइड, परंतु उन्हें घुमा करके क्या बात बोली उन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर 25/6D, 6D वालों को छोड़ो, 6D तो वैसे भी नॉट लायबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन है। बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको इशू किया हुआ है क्या? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन्हें क्या करना है? आधार ऑथेंटिकेशन करना है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है, अदर देन 25/6D। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ऑन 1/4/2021 आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आपको ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल कर होना है, क्या 3 चीजें? आपको क्या फाइल करना है? एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए एलिजिबल होना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन। सेकंड, रिफंड की एप्लीकेशन करनी है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन। थर्ड, आपको रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया, IGST पे किया और उसका रिफंड चाहिए। तो ये तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको करनी है, आप इसके लिए कब एलिजिबल होगे? जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करोगे, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करोगे। इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन टू अ पर्सन, अगर यहाँ पे किसी को आधार नंबर असाइन नहीं करता तो हमारी बात हुई थी ऑलरेडी, उसको क्या देंगे? ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो उन्हें क्या दिया? रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, क्या बोला इन्होंने? जिसको आधार नंबर ही असाइन नहीं हुआ है, जिसको आधार नंबर ही असाइन नहीं हुआ है उसको क्या करना है? सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसको ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना है। पहला, हिज हर आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, आप क्या करोगे? आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप दे दोगे और उसके साथ में ये चारों में से कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे सकते हो। कौन सा? पहला, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये क्या करना है? आपको आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देने, आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देने। सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। उन्हें क्या करना है? उनको आधार अंडरगो करना है आधार ऑथेंटिकेशन का नंबर शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर अलॉट होने के 30 डेज के अंदर अंदर, आधार नंबर अलॉट होने के 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये क्या है प्रोविजन यहाँ पे भाई? जैसे ही आधार नंबर आ गया उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है। किसने? जिसको आधार नंबर असाइन नहीं हुआ था और जिसने ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए थे। ये क्या है? रूल 10B जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए आया था, उनको ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। एंड अगेन ये किसको अप्लाई नहीं होता? 25/6D को नहीं अप्लाई होता, जो ऑलरेडी लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये देखो हमने चार्ट में देखा था 25/6D वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आधार ऑथेंटिकेशन का कंप्लीट होता है डिस्कशन एंड वी कंप्लीट द डिस्कशन फॉर रिविजन फॉर व्हाट? रजिस्ट्रेशन चैप्टर एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।